और पीछे वाली जो क्लास थी उसकी वीडियो बंद हो गई थी अचानक से, तो ये बड़ा ही दुख का मामला है, अचानक से वीडियो वगैरह बंद हो जाना। चलो आज की क्लास दोबारा स्टार्ट करते हैं, वही क्लास है हम आगे से दोबारा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब वीडियो एडिट वगैरह कौन करे, ये भी बड़ा टफ काम होता है, वीडियो एडिट करना कोई आसान काम नहीं होता, ये इसलिए चाहते हैं कि नेक्स्ट एक क्लास और अपलोड कर दो, ठीक है। चलते हैं वहीं से। पंथ निरपेक्षता अपना चल रहा था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो संविधान में डाला गया था। अक्सर पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा गया है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो अक्सर नहीं लिखा हुआ। सकारात्मक पंथ निरपेक्ष की बात की है, राज्य से धर्म के अलगाव की बात नहीं है, याद रखना। राज्य से धर्म है वो अलग नहीं है, दोनों में कोई अलगाव नहीं है, दोनों एक भी नहीं है। हमारे यहाँ ये माना गया है कि धर्म अपनी जगह, राज्य अपनी जगह, दोनों में कोई अलगाव नहीं है। जैसे राज्य है वो सभी धर्मों के प्रति क्या समान दृष्टिकोण रखेगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, धर्म एक व्यक्तिगत विषय माना जाएगा, सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखेगा राज्य, ये बात ध्यान रखिएगा। पंथ निरपेक्ष की परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा नई शब्दों का उपयोग कम करना। नई शब्द का यूज कर रहे हो तो 2 नेगेटिव सेंटेंस आप यूज कर लेना। जैसे राज्य भेदभाव नहीं करेगा, तो भेदभाव खुद एक नकारात्मक शब्द है, और भेदभाव नहीं करेगा तो नहीं भी एक नकारात्मक शब्द है। नकारात्मक एक सकारात्मक वाक्य बनाते हैं, तो इसलिए ये सकारात्मक वाक्य में चला जाएगा। राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये एक नकारात्मक वाक्य है, ठीक है। ये तो आप समझते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य तो समझते हैं। जब किसी वाक्य में 2 नकारात्मक शब्द एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, जैसे आप मूर्ख नहीं है, इसका मतलब अच्छी बात है, आप मूर्ख हैं ये तो बहुत बुरी बात है, आप समझदार नहीं है ये भी बुरी बात है, क्योंकि समझदार अच्छा शब्द है, सकारात्मक शब्द है, नहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और बुरे हैं या बुरा नकारात्मक शब्द है सकारात्मक शब्द है, तो दोनों का अर्थ ही क्या आएगा, नकारात्मक ही आएगा। लेकिन अगर आप बुरे नहीं हैं, दोनों ही नकारात्मक शब्द हैं, तो वाक्य का जो अर्थ आ रहा है वो सकारात्मक आता है, ठीक है। तो भारत की जब भी आप पंथ निरपेक्ष की परिभाषा लिखें तो ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो शब्द आया वो आया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का वही अर्थ है जो सामान्यतः हम समझते हैं कि हमारे यहाँ जनता है वो सारी शक्तियाँ क्या है, जनता में निहित है, जनता के द्वारा ये शक्तियाँ स्थापित करवाई जाती हैं किसी भी सरकार में, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ लोकतंत्रात्मक में भी आप एक बात जो ध्यान रख सकते हैं वो ये है कि हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक भी कौन सा है, लोकतंत्र कौन सा है, हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कौन सा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। चलिएगा, क्लियर है बात, क्या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जनता का शासन है, सारी शक्तियां जनता में निहित है। फिर गणतंत्र, गणतंत्र की जब बात की जाती है तब एक वर्ड ये क्लियर किया जाता है कि जो शासनाध्यक्ष होगा हमारा, जो इस शासनाध्यक्ष होगा उसका जो पद है वो वंशानुगत नहीं होगा। इसका मोटा मोटा मतलब है कि हर साल हमारा जो शासनाध्यक्ष है वो बदलता रहता है, हर साल हमारा शासनाध्यक्ष नया आता है, ये बात क्लियर है। क्लियर है बात क्या, चलिएगा नेक्स्ट देखिए। हर साल तो नहीं, हमारे यहाँ 5 साल में बदला जाता है, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 5 साल में हमारा शासनाध्यक्ष है वो बदल जाता है, या वही दोबारा आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो वंशानुगत तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए, तो ये शब्द हो गए क्लियर। उसके बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय शब्द जो है उसको आप, जो आरबीएससी ने एक बार किताब छापी थी पॉलिटिकल साइंस की 12th की, उसमें न्याय शब्द की परिभाषा दी गई थी, वही परिभाषा हम यहाँ उपयोग कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ सामाजिक स्तर पर उसे समान अवसर मिल रहे हैं, समान अवसर मिल रहे हैं सामाजिक स्तर पर, तो उस व्यक्ति के साथ सामाजिक न्याय हो रहा है। अगर आर्थिक स्तर पर उसे समान अवसर मिल रहे हैं तो उस व्यक्ति के साथ आर्थिक न्याय हो रहा है। अगर समान अवसर उसे राजनीति में मिल रहे हैं तो उस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, राजनीतिक न्याय हो रहा है। क्लियर है बात क्या। तो यहाँ न्याय की जो अवधारणा है वो उन्हें अवसर देने से, मौके जो है वो उन्हें सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में समान अवसर दिए जाएंगे, समान अवसर दिए जाएंगे, तो वो सामाजिक न्याय की श्रेणी में आ जाएंगे। क्लियर है बात क्या।
और प्लेटो का जो अरस्तु का जो है आपके न्याय, उसमें अरस्तु युक्ति युक्त प्रतिबंधों की बात करता है, या युक्ति युक्त अगर भेदभाव हो तो उसकी भी बात करता है कि युक्ति युक्त भेदभाव किया जा सकता है। तो यहाँ हम भी ये मानेंगे कि युक्ति युक्त भेदभाव इनमें किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि इसकी कोई डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो शब्द हैं विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पता है कौन से शब्द पर होती है? वो होती है कि अगर ऑप्शन में विचार और अभिव्यक्ति दोनों ही दे दे तो थोड़ा माइंड साथ नहीं देता कई बार। तो देखना, विचार प्रकट करना और अभिव्यक्ति दोनों ही शब्द हैं संविधान में। धर्म है और विश्वास है, उपासना है, लेकिन देखना आस्था नहीं है। क्लियर बात क्या? आस्था नहीं है, विश्वास है, उपासना है, धर्म है आपकी। क्लियर बात क्या? अभिव्यक्ति है और विचार है। ये शब्द क्या किए गए? मूल प्रस्तावना में शामिल किए गए। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। क्लियर बात क्या? इन शब्दों पे आपको खास जोर देना है, खास ध्यान देना है। नेक्स्ट है समता। समता दो है, प्रतिष्ठा की समता होगी और अवसर की समता होगी, ताकि न्याय बना रहे। उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए 26 नवंबर 1949 को हम इस विधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मारूपित करते हैं। अब कई बार ये होता है कि भाई साहब इनमें कन्फ्यूज होता है, कई बार अधिनियमित पहले कर देते हैं, अंगीकृत बाद में कर देते हैं, आत्मारूपित आगे पीछे कर देते हैं। इजी सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। प्रथम वर्ण देखो, ए और आ, तो जाहिर सी बात है डिक्शनरी के हिसाब से आ तो लास्ट में आएगा। ये डिक्शनरी के ऑर्डर में लिखे गए शब्द हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आ लास्ट में आता है तो पहले तो ये तो क्लियर होगा, आत्मार्पित सबसे लास्ट में हो गया। अंगीकृत और अधिनियमित में से पहला कौन सा आएगा? अब ए के बाद में दूसरा वर्ड है ग, और यहां ए के बाद दूसरा वर्ड है धी। क्लियर बात क्या? वैसे अगर आप डिक्शनरी थोड़ा देखें तो हिंदी डिक्शनरी में अंग के शब्द पहले लिखे गए हैं, ए के शब्द बाद में लिखे गए, पर फिर भी वो छोड़ देते हैं अपने। ए के बाद में वर्ड है यहाँ पे ग और यहाँ पे है द, तो ग पहले आएगा और द धनुष क्या आता है? बाद में आता है, और आ तो लास्ट में आना ही है। तो ये देखना पहले नंबर पर, ये सेकंड और ये थर्ड नंबर पे आएंगे। इनका सीक्वेंस ऑर्डर आपको ध्यान रखने में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता अब होगी। अंगीकृत, अधिनियमित एंड आत्मार्पित। क्लियर बात क्या? चलिए, प्रस्तावना की डेफिनेशंस हो गई हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ मुद्दे। पहले अब तो देखिए, प्रस्तावना में संशोधन। तो हम कहेंगे हाँ, किया जा सकता है, किया जा सकता है। कितनी बार किया गया है? एक बार किया गया है। कौन सा शब्द जोड़ा गया है? 3 शब्द है। समाजवादी, देखना समाजवाद शब्द नहीं है, समाजवादी शब्द है। और दूसरा है आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और लास्ट में है और अखंडता या अखंडता। क्लियर बात क्या? तो 3 शब्द हो गए आपके। नेक्स्ट, अभी हाल ही फिलहाल में विवाद में भी था ये विषय कि जो नए संसद भवन में जो संविधान की प्रस्तावना की प्रतियां बांटी गई थी अभी कुछ दिन पहले ही, तो उन प्रतियों में ये दोनों शब्द नहीं थे, तो इसलिए विवाद हो गया। तो इसलिए भी ध्यान रखना, ये दोनों शब्द एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, विवाद क्या संशोधन किया जा सकता है कि संशोधन नहीं किया जा सकता, इस पर जो विवाद था उसमें 2 महत्वपूर्ण केस आप ध्यान रखिएगा। रिटर्न में लिखने के लिए अच्छा है, बाकी वैसे ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो बेरूबाड़ी वाद था 1960, इसमें माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। का अंग नहीं। क्लियर बात क्या? लेकिन यह भी माना गया कि संविधान की विवेचना में, संविधान की विवेचना में मार्गदर्शक हो सकती है ये।
कि जब भी कभी कोई मुद्दे पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और उसकी विवेचना करनी हो तो फिर हम इससे रेफरेंस ले सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता कौन सा कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, तो थोड़ा रेफरेंस आ जाता है इससे। तो बेरुबाड़ीवाद में ये दो बातें कही गई। ठीक है, क्लियर बात क्या। नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान रखनी है, हाँ, अगर इस संविधान का अंग नहीं है और ये भी कहा गया कि प्रस्तावना से मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न होने से प्रस्तावना नहीं है तो मूल अधिकार पर प्रभाव नहीं, क्योंकि वो उसका अंग ही नहीं है। नेक्स्ट जो फेमस मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 24 अप्रैल 1974 को इसका निर्णय आया था। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो मामला था वो कब आया था? 24 अप्रैल 1973, 73 कर लीजिए। ठीक है, इस वर्डिक्ट में क्या था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वर्डिक्ट था, इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। क्लियर बात क्या? पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, तो वर्तमान में अब इस पे हम लाइन डाल देते हैं, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ। क्लियर बात क्या? और इसके जो स्थान है वो वही है जो अन्य उपबंधों का है, तो इसे उसका एक मूल भाग माना गया। पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात आपको जो इसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि अब ये इसका अंग है और इसका स्थान वही है, स्थान वही जो अन्य उपबंधों का है। तो जाहिर सी बात है अन्य उपबंधों में जब संविधान के संशोधन हो सकता है तो प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। तो प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। क्लियर बात क्या? नेक्स्ट जो ध्यान रखना है, तीसरी जो इन्होंने बात की सबसे महत्वपूर्ण, वो ये कि ये वाद योग्य नहीं है। क्लियर बात क्या? प्रस्तावना है, उसके लिए आप क्या नहीं आ सकते? कोर्ट में नहीं आ सकते, कोई वाद नहीं कर सकते प्रस्तावना के मामले में। ठीक है, तो इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। क्लियर है बात? तो तीनों बात ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक है, केशवानंद भारती मामले में आप ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों बातें आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे कुछ प्रश्न जैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कथन निष्कर्ष में जैसे आप प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ बातें आप थोड़ा देख लीजिए। पहला जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वो यही है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? आप कहेंगे यस, संशोधन हो सकता है। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? हम कहेंगे यस, प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या प्रस्तावना वाद योग्य है? तो हम कहेंगे नो, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। क्या प्रस्तावना की जो है वो संविधान के विवेचन करने सहायक है? हम कहेंगे हाँ, सहायक है। क्या प्रस्तावना है, ये देखिएगा, क्या प्रस्तावना विधायिका को किसी कार्य को करने के लिए बाधित करती है? किसी कार्य को करने के लिए बाध्य करती है? तो हम कहेंगे नहीं, बाधित करती है। लाइक जैसे कोई न्याय वगैरह देने के लिए कुछ बाध्य करती है? हम कहेंगे नहीं, प्रस्तावना है वो कुछ नहीं करती, वो आराम से बैठी है, किसी को कुछ नहीं कह रही, चिल मोड में है। तो विधायिका को किसी कार्य करने के लिए बाधित नहीं करती है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर बात क्या? इसके अलावा वाद योग्य नहीं है, बाकी बातें लगभग हमारी हो चुकी है। अब आपको जो लास्ट एंड फाइनल बात ध्यान रखनी है वो ये है कि प्रस्तावना संशोधन किया जा सकता है, वो तो हमने लिख ही लिया। प्रस्तावना का स्रोत क्या है? हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसका स्रोत क्या है? तो एक तो है उद्देश्य प्रस्ताव जो हमारी प्रस्तावना का स्रोत है। दूसरा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा है यूएसए वाला, यूएसए अमेरिका एक ही, ऑस्ट्रेलिया वाला, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर बात क्या?
ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, ये 3 स्रोत है हमारे संविधान की प्रस्तावना के। नेक्स्ट जो ध्यान रखना है आपको, प्रस्तावना के अंदर जो न्याय की बात की गई है, जो स्वतंत्रता की बात की गई है, जो समता की बात की गई है, ये संविधान में कहाँ देखने को मिलती है? तो देखना है इनका प्रतिदर्श संविधान में कहाँ होता है? नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में और मूल अधिकार में। प्रतिदर्श संविधान में कहाँ है? तो संविधान में इन आर्टिकल्स में आपको देखने को मिलता है। क्लियर है बात क्या? तो इसी के साथ हमारा जो प्रस्तावना का जो पोर्शन है वो होता है पूरा आपका। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इस टॉपिक को ज़रूर एक्सप्लेन कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी आपकी समस्याएं रहेंगी वो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, अपने उसको रीड कर लेंगे। क्लियर है बात क्या? इसी के साथ हमारी आज की जो क्लास होती है वो तो ये पूरी। कोई दिक्कत हो तो आप कह सकते हैं, ठीक है? चलिएगा, जय हिंद, जय भारत साथियों।